मेरे भैया 40 साल के हो चुके थे, मगर कोई भैया को लड़की न देता। मैं औरतों से वजह पूछती तो वह भैया जी को उदास भेड़िया कहती। मुझको बहुत ही ताज्जुब होता। एक दिन मैंने अपनी सहेली को अपने कपड़े देकर भैया जी के पास खेत पर भेज दिया और खुद फसलों में छुपकर बैठ गई। मेरे तो होश ही उड़ गए कि भैया तो मेरी बड़ी भाभी आज भी मेरे भैया से लड़ रही थी। कह रही थी कि अपने भाई का कुछ इंतजाम करो, वह 40 साल का हो गया है, उसकी शादी क्यों नहीं करते। मैं अब सारी जिम्मेदारियां नहीं संभाल सकती, मेरे बच्चे भी बड़े हो रहे हैं। अब मैं उनको देखूं या तुम्हारे भाई को संभालूं। मेरा भाई खामोशी से मेरी भाभी की बातें सुन रहे थे, साथ साथ खाना भी खा रहे थे। उन्हें इस बात से कोई लेना देना नहीं था कि भैया की उम्र 40 साल हो चुकी है और उनका घर भी बसना चाहिए। वह कहने लगे, मैं तो कोशिश करके थक चुका हूँ। इस उदास भेड़िए को कोई उन अपनी लड़की देना ही नहीं चाहता। तुम्हारी नज़र में कोई रिश्ता है तो बेशक कर दो, लेकिन मेरा दिमाग रोज मत चाटा करो। एक तो मैं काम करके थका हारा आता हूँ और ऊपर से तुम्हारी बहस शुरू हो जाती है, भैया ने गुस्से से कहा और फिर खाना खाने लगे। मेरी भाभी ने एक तीखी सी नज़र मेरे भाई पर डाली थी और मुंह में बुड़बुड़ाई और फिर खाना खाए बिना ही उठकर चली गई। लेकिन भाई को इस बात की कोई खास परवाह नहीं थी कि भाभी ने खाना खाया है या नहीं। फिर भाई मुझसे कहने लगे कि खाना खाने के बाद अपने भैया को दूध पत्ती की चाय जरूर दे देना। तुम्हें पता है कि आज वह बहुत उदास है और जब वह ज़्यादा उदास होता है तो वह खाना नहीं खाता, बस चाय ही पीता है। मैंने हाँ में सर हिला दिया। मेरी उम्र 16 साल थी। मैंने पहले भाई के सामने से खाना उठाया, सारे बर्तन मांज कर धोए और उसके बाद भैया के लिए दूध पत्ती की चाय बनाकर उनके कमरे में चली गई। लेकिन मैं जैसे ही दरवाजे पर तक पहुंची, भैया के रोने की आवाज़ और सिसकियों ने मेरे कदमों को वहीं रोक लिया था। जाने क्यों मेरे भैया हर साल नवंबर की 1 तारीख को यूं ही रोते थे, बस पूरे दिन कुछ नहीं खाते थे, हर वक्त उदास भेड़िया बने रहते थे। मुझे अपने भैया से बहुत ज़्यादा हमदर्दी और मोहब्बत थी। वह हम सब बहन भाइयों से प्यार भी बहुत करते थे। मेरी बड़ी भाभी शुरू से ही गुस्से की तेज थी। मैंने जब से होश संभाला था, भाभी जाने क्यों जैसे ही भाई की शक्ल देखती थी उनके माथे पर तेवर ही चढ़ जाते थे। मैं नहीं जानती थी कि भाभी की भैया के साथ क्या दुश्मनी थी, लेकिन जब तक भैया घर के आंगन में बैठे रहते तब तक भाभी के माथे के बल ठीक नहीं होते थे। वह भाई को खाना देते हुए भी लगातार मुंह में कुछ न कुछ बड़बड़ाती रहती थी। वह बेचारे नजरें झुकाए अपना खाना खाते रहते और ये भी नहीं था कि वह भाभी का बिगड़ा हुआ रवैया समझते नहीं थे। उन्हें सब कुछ नजर आता था, लेकिन बोलते कुछ नहीं थे। ना ही वह निकम्मे थे कि घर पर बैठे रहते, बाबा और माँ के सर पर बोझ ना हो, इसलिए वह अपने खेतों में काम करते थे और महीने का जो भी कमाते थे माँ के हाथ पर रख देते थे। फिर भी मेरी भाभी को उनसे ना जाने कौन कौन सी शिकायतें रहती थी। बार बार यही कहती थी कि तुम क्या छड़े ही फिरते रहते हो, अपना घर क्यों नहीं बसा लेते। मेरी भाभी अच्छी तरह जानती थी कि इस तरह की बातों पर मेरे भैया खाना पीना छोड़कर फौरन घर से बाहर निकल जाते हैं, मगर इसके बावजूद वह हर तीसरे दिन यही बहस लेकर बैठ जाती, बिल्कुल उसी वक्त जब भैया खाना खाने बैठते थे। पूरे दिन के वह भूखे प्यासे होते थे। रात को खाना खाने बैठते तो मेरी भाभी यही बहस लेकर बैठ जाती और फिर वो वही खाना छोड़ देते और घर से बाहर चले जाते। 2-3 घंटे बाद जब वो घर वापस लौटते तो उनकी आंखें लाल सी होती थीं। ऐसा लगता था जैसे यह रोकर आए हों। मैं वजह तो नहीं जानती थी, लेकिन मुझे अपनी भाभी की आदत बहुत ही बुरी लगती थी। एक बार मैंने भाभी से पूछ लिया कि आखिर वह भैया से इतना झगड़ती क्यों है, तो वह कहने लगी, ऊपर वाले का धन्यवाद कर, तुझे सच का पता नहीं है। अगर तुझे सच पता चल जाए तो तुझे अपने भैया से सख्त नफरत हो जाएगी। तू नहीं जानती उस उदासी के पीछे पूरा का पूरा भेड़िया है। भेड़िया जो उसके शिकंजे में आ जाए वह उसे जान से मार डालता है। दूर रहा कर उससे। मेरा बस चले तो मैं उसे घर से निकाल दूं। बस मैं तो तेरे भाई के सामने चुप रहती हूँ। उसे अपने भाई से बड़ी मोहब्बत और लगाव है। मुझे भाभी की ऐसी बातें समझ में नहीं आती थी। मेरे भैया हम पर जान छिड़कते थे। जब भी किसी त्योहार या खुशी का मौका होता
तो हमें नए जोड़े लाकर देते। मुझसे छोटे 2 भाई थे, लेकिन भाई की मोहब्बत मुझसे बहुत ज़्यादा थी। वह बार बार मेरे सर पर हाथ रखते, मेरे माथे को चूमते। वो मुझे बहुत खूबसूरत कपड़े लाकर देते थे। कुछ मैं भी बहुत खूबसूरत थी और अपने भाई का ख्याल भी बहुत रखती थी। जब मैंने 14 साल की उम्र पार की तो भाभी ने मुझे घर के कामों में लगा दिया था। उसके बाद तो जैसे भैया के लिए सब कुछ बनाना मेरी ही जिम्मेदारी थी, क्योंकि भाभी का तो मुंह ही बना जाता था। इसलिए भैया को नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना मैं ही देती थी। इसके अलावा उनके छोटे मोटे बहुत से काम मैं ही करती थी। मेरे भैया किसान थे, खेती बाड़ी करते थे, इसलिए जब घर लौटते तो पसीने से भीगे हुए होते थे। कपड़े भी उनके सारे मिट्टी से भरे हुए होते थे। वो नहाकर कपड़े बदलते तो भाभी कहती, इतने गंदे कपड़े मुझसे नहीं धुलेंगे, अपने कपड़े खुद धोया करो। भाभी की बात सुनकर वह खामोशी से नजरें झुकाए अपने कपड़े धोने लग जाते। मैं भैया के कंधे पर थपकी लगाकर कहती, चलो भैया जाकर आराम कर लो, कपड़े मैं धो देती हूँ। मेरी इतनी सी बात पर भैया बहुत खुश होने लगते। कहते कि तू मेरी गुड़िया है, मेरी प्यारी सी राजकुमारी है, भगवान तुझे बहुत खुशियां देगा, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। मैं सुनकर ही खुश हो जाती थी। आज तक भैया ने कभी हमें ऊंची आवाज में डांटा तक नहीं था, लेकिन भाभी की नफरत मुझे समझ में नहीं आती थी। एक बार भाभी के मायके में से उनकी कुछ कजन उनसे मिलने के लिए आई थी। वे आंगन में बैठी बातें कर रही थी। भाभी ने मुझे चाय बनाने के लिए कह दिया। मैंने लकड़ियों में आग लगाई और ऊपर चाय चढ़ा दी। हम गांव में रहते थे, इसलिए खाना पीना लकड़ियों पर ही पकता था। चाय बनाकर मैंने कपों में डाली और उन औरतों के आगे कर दी, और फिर उसी वक्त भैया भी खेतों से वापस आ गए। भैया को देखकर भाभी के साथ साथ उनकी सारी कजनों के माथे पर भी बल आ गए। एक लड़की आहिस्ता से भाभी के थोड़े करीब होकर कहने लगी, ये उदास भेड़िया अभी तक तेरे साथ ही रहता है? तूने इसे क्यों पाल रखा है? क्या भूल गई कि क्या क्या किया है इसने अतीत में? अरे हमारे गांव में तो अब तक इसको बड़ी नफरत से पुकारते हैं। हाय राम! ये कहकर उसने अपने दोनों कानों को हाथ लगाया था। मैं सोच में पड़ गई थी कि आखिर ऐसा भी क्या किया है भैया ने जो उनसे सब नफरत करते हैं। भाभी की नफरत की वजह मैं आज तक यही समझती आई थी कि देवर भाभी की आपस में बनती नहीं थी, इसलिए भाभी को भैया से नफरत थी। लेकिन अब मुझे लग रहा था कि जैसे बात कुछ और ही है। भैया ने अतीत में शायद कुछ ऐसा गलत काम किया है जिसकी वजह से भाभी उनसे नफरत करती हैं। लेकिन ऐसा भी क्या गलत कर दिया कि भाभी की नफरत खत्म ही नहीं होती? इतने साल बीत गए, मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। जब से मैंने होश संभाला है, मैंने तो भैया को अच्छा ही देखा था। खामोश, अपने काम से काम रखने वाले, किसी के मामलों में भी नहीं बोलते थे। एक बार मैंने भाभी से पूछा कि आपकी कज़न भैया के बारे में क्या क्या बोल रही थी और ऐसा भैया ने क्या किया है जो सब उनसे नफरत करते हैं। वह कहने लगी, मुझसे कुछ मत पूछो, मेरी जुबान तो तेरे भाई ने कसम देकर बंद करवाई है कि मैं किसी से कुछ ना कहूँ, वरना तो मैं इसे छोड़ती नहीं, बदनाम करके रख देती। उसने काम ही ऐसा किया था। मेरी भाभी ने तो मुझे बेढंगा सा जवाब दिया था। अगर मैं उनसे पूछती भी तो वो मुझे कभी भी सच ना बताती, क्योंकि बड़े भाई ने उन्हें कसम देकर रोक रखा था। इसलिए मैं सोचती थी कि क्यों ना मैं भैया से खुद ही पूछ लूं कि आखिर इस नफरत की वजह क्या है। लेकिन मेरे भैया कहा मुझे कुछ बताते थे, कहते थे, गुड़िया तुम बहुत छोटी हो, अभी कुछ समझ नहीं सकती। अब मैं उन्हें क्या बताती कि उनकी गुड़िया तो अब 16 साल की हो गई है, इतनी भी बच्ची नहीं रही कि बात को समझ ना सके। और फिर क्यों लोग मेरे भैया से नफरत करते थे। मुझे याद आने लगा कि जब मैं छोटी सी थी तो भैया मुझे स्कूल छोड़ने जाते थे। जो भी मुझे भैया के साथ देखता नफरत से ही देखता और फिर देखकर मुंह फेर लेता था। मेरी क्लासमेट, मेरी दोस्त कहती कि तुम इस व्यक्ति के साथ मत आया करो। मैंने कहा कि क्यों ना आऊं, वो मेरे भैया हैं, उन्हें मेरी बहुत फिक्र है, इसलिए मुझे छोड़ने आते हैं। वह कहती थी कि हमारी माँ कहती है कि तुम्हारे भैया अच्छे इंसान नहीं हैं, वो बहुत बुरे इंसान हैं। जब मैं ये सुनती तो अपनी सहेलियों से लड़ने लगती और कहती, खबरदार जो तुमने मेरे भैया को कुछ भी कहा तो। एक बार छुट्टी के वक्त इसी बात पर मेरी एक लड़की से बहस हो गई। वह बार बार मेरे भैया को बुरा भला कह रही थी। मैंने उसे 2-3 बार ठोक दिया कि मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, लेकिन वह कहने लगी,
बुरे को बुरा ना कहूँ तो क्या कहूँ, तुम्हारे भैया अच्छे इंसान नहीं हैं। मेरी माँ तो यही कहती है और मेरी माँ झूठ नहीं बोलती। मैंने कहा कि मेरे भैया बुरे इंसान नहीं हैं और ये मैं कहती हूँ और मैं भी झूठ नहीं बोलती हूँ। लेकिन हमारी बहस बढ़ गई थी। मैंने उस लड़की के बाल पकड़कर खींच दिए थे, मुंह पर 2-4 थप्पड़ भी मार दिए। उसी वक्त मेरे भैया भी मुझे स्कूल लेने आए थे। जब उन्होंने मुझे उस लड़की के साथ लड़ते झगड़ते देखा तो मुझे बाजू से पकड़कर पीछे हटाने लगे। मैंने कहा, भैया मुझे छोड़ दो, मैं आज इस लड़की को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ये होती कौन है आपको बुरा भला कहने वाली? वो लड़की भैया के सामने भी खामोश नहीं हुई, यही कहती रही कि तुम्हारे भैया बुरे इंसान हैं। मेरी माँ क्या सारे गांव वाले यही कहते हैं? क्या तुम सब गांव वालों से लड़ोगी? मैंने कहा, हाँ, मैं सबसे लड़ूंगी। जो भी मेरे भैया को बुरा कहेगा मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। ये सुनकर भैया ने मुझे गोद में उठा लिया था। मैं उस वक्त 5वीं-6ठी क्लास में पढ़ती थी। वह मुझे घर लेकर आ गए। मैं अभी भी गुस्से में थी। बाल तो मेरे भी बिखर चुके थे क्योंकि उस लड़की ने मेरे भी बाल खींचे थे। भाभी ने जब मेरा ये बिगड़ा हुआ हुलिया देखा तो फौरन मुझे भैया की गोद से ले लिया और कहने लगी कि तुम्हें क्या हुआ है। फिर मैंने भाभी को सारी बात बताई तो भाभी ने खींचकर थप्पड़ मेरे मुंह पर मार दिया और कहने लगी कि तुम स्कूल में पढ़ने जाती हो या लड़ने? अगर उसने कहा है तो झूठ थोड़ी कहा है। भाभी के मुंह से ये सुनकर मैं खामोश हो गई और मैं सोचती रही थी कि भाभी ऐसा क्यों कह रही है। दरअसल मेरा पैदा होने के बाद मेरे माता पिता का एक कार एक्सीडेंट में मर चुके थे, तो बड़े भाई और भाभी ने ही मुझे पाला था। मेरे भैया की आंखों में आंसू भर आए थे। उन्होंने अपनी आंखें रगड़ के साफ की और फौरन घर से बाहर चले गए। उनको यूं रोता देखकर मेरा दिल दुखी हुआ था। मुझे अपने भाई से बहुत मोहब्बत थी। रात तक मेरी आंखों के सामने भैया का वही रोता हुआ चेहरा ही नजर आता रहा था। रात को जब भैया घर आए तो ठीक से खाना नहीं खा रहे थे। मैंने भी खाना बीच में छोड़ दिया। मैंने कहा, भैया अगर आप नहीं खाएंगे तो मैं भी नहीं खाऊंगी। मेरी बात सुनकर मेरी भाभी मुझे घूरने लगी, लेकिन भैया ने मुझे अपने हाथ से खाना खिलाया और कहने लगे कि बस इतना प्यार मत किया कर पगली। मुझे प्यार रास नहीं आता है, लेकिन रिश्तों का संबंध ही ऐसा होता है कि दिल में मोहब्बत हो ही जाती है। और फिर भैया भी तो मुझ पर जान छिड़कते थे। अगर भाभी मुझे डांट देती तो मैं भैया के पीछे जाकर छुप जाती, तो वह कहते, भाभी इसे कुछ मत कहा करो, बेटियां तो पराया धन होती हैं। ये बात सुनकर मेरी भाभी ने मेरे भैया से कहा, तुम्हें अब एहसास हो रहा है इस बात का? उस वक्त नहीं हुआ जब तुमने किसी की बेटी को। ये बात सुनकर मेरे भैया के चेहरे के भाव बदले थे और आंखें लाल होने लगी थी। बस भाभी, आगे एक शब्द मत कहना। पहली बार मैंने अपने भैया को इतने गुस्से में देखा था। ये कहकर वह फौरन घर से बाहर चले गए। भाभी के भी चेहरे का रंग उड़ गया था। शायद वे भैया के गुस्से से डर गई थी, लेकिन फिर कुछ देर बाद खुद ही उन्हें बुरा भला कहने लगी। मुझे बचपन की बातें याद आने लगी, लेकिन उस वक्त मैं ना समझ थी, इसलिए मैंने कभी इन बातों की तरफ ध्यान ही नहीं दिया था। लेकिन अब मैं सोच रही थी कि कुछ ना कुछ तो हकीकत है। कौन सा राज मुझसे छुपा हुआ है जिसे मैं जानती नहीं हूँ। फिर मैंने ये सोचा कि शायद घर में भाभी के डर से मुझे भैया सच नहीं बताते, इसलिए मैं सच जानने के लिए भैया के खेतों में पहुंच गई। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि जब हकीकत मेरे सामने खुलेगी तो मुझे अपने ही भैया से नफरत होगी। मैं सहेली के घर जाने का बहाना करके घर से निकली थी। भाभी मुझे कम ही किसी सहेली के घर जाने देती थी, लेकिन आज मैंने भाभी से मिन्नत करके ये कहा था कि मुझे कुछ घंटों के लिए अपनी सहेली के घर जाने दो। भाभी मान गई। मैं सीधी खेतों में आई थी ताकि भैया से सच जान सकूं, लेकिन वहां पर मैंने देखा कि भैया खेतों में नहीं थे। उस वक्त दोपहर का वक्त था और गर्मियों के दिन थे। इसमें ज़्यादातर लोग कामकाज करके अपने घरों में चले जाते थे, फिर शाम तक घर में ही रहते थे। लेकिन भैया पूरे दोपहर के दिन खेतों में ही गुजारते थे। इस वक्त भी भैया के अलावा खेतों में कोई नहीं था। भैया अभी काम कर ही रहे थे, बल्कि मैंने देखा कि भैया कहीं जा रहे थे। मैं भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। उन्हें नहीं पता था कि मैं भी उनके पीछे ही आ रही हूँ, इसलिए मैं उनका पीछा करने लगी। मैंने देखा कि भैया काफ़ी दूर जाकर एक शमशान घाट के अंदर गए। मुझे हैरत हुई कि भैया इस वक्त शमशान घाट में क्या करने जा रहे हैं। शमशान घाट में जाते ही भैया एक जगह पर जाकर बैठ गए और रोने लगे। मैं वहाँ खड़ी थी। वहाँ से भैया मुझे नहीं देख सकते थे।
मैंने जब भैया के हाथ की तरफ देखा तो उनके हाथ में किसी का दुपट्टा था और भैया उस दुपट्टे को लेकर दहाड़े मार मार कर रो रहे थे। वे कह रहे थे कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने कोई पाप नहीं किया था, लेकिन लोगों ने मुझे बदनाम कर दिया। मैं तो तुम्हें इज्जत की ज़िंदगी देना चाहता था, लेकिन ये सब मेरे नसीब में नहीं था। मैं नहीं जानता था कि मेरी मोहब्बत की भेंट तुम चढ़ जाओगी, लेकिन मैंने भी तुमसे मोहब्बत और वफा निभाई है। आज तक मैंने कभी किसी लड़की को अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं किया। मुझे तो बस उस वक्त का इंतज़ार है जब मैं इस दुनिया को छोड़कर तुम्हारे पास आ जाऊंगा। यह सुनना था कि मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं इतना तो समझ गई थी कि शायद मेरे भैया किसी से मोहब्बत करते थे और ये उसी लड़की का दुपट्टा था। भैया ने आंसू पूछे और जैसे ही पलटकर मुझे देखा तो फौरन से घबरा गए। मैंने कहा, भैया मुझे बताइए ये कौन है? तब भैया ने मुझे सारी सच्चाई बताई। कहने लगे कि ये लड़की तुम्हारी भाभी की कज़न थी। तुम्हारी भाभी की शादी पर ही ये मुझे अच्छी लगी थी और फिर मैं भी उसे अच्छा लगने लगा। हम दोनों में मोहब्बत हो गई थी, लेकिन तुम्हारी भाभी के ख़ानदान में ये रिवाज था कि जहाँ एक बहन दी जाए वहाँ पर ख़ानदान की दूसरी लड़की को नहीं दिया जाता। इस लड़की के 4 भाई थे और वह बहुत ही सख्त मिजाज के थे। मैंने भाभी से बहुत कहा कि वह मेरे रिश्ते मांगे, लेकिन वह मना कर देती, कहती कि वो लोग कभी भी रिश्ता नहीं देंगे। लेकिन मैं उसकी मोहब्बत में बहुत आगे निकल चुका था। फिर हम दोनों फ़ोन पर भी आपस में बातें करते थे। वो लड़की भी मेरे अलावा किसी से शादी नहीं करना चाहती थी, इसलिए एक रात मैं उसे भगाकर अपने गांव ले आया और तुम्हारी भाभी को भी नहीं बताया और उससे शादी कर ली। फिर उसे घर लेकर आया। जब तुम्हारी भाभी ने ये सब देखा तो रोने पीटने लगी, कहने लगी, इसके भाई तो हम सबको मार डालेंगे। हमारी बिरादरी में कभी किसी ने 2 बेटी एक खानदान में नहीं ब्याही हैं। मैंने भाभी से कहा कि आप कुछ वक्त तक खामोश रहें, कुछ दिनों बाद सब हमें अपना लेंगे। लेकिन भाभी ने उसके भाइयों को खबर कर दी और उसके भाई यहाँ पर आ गए और उस लड़की को और मुझे मारने के लिए पहुँच गए। इससे पहले कि वह मुझे मारते, मेरी पत्नी मेरे सामने आ गई। गोली मेरी पत्नी को लग चुकी थी। उस लड़की के भाई उसे वहां से ले गए। मेरी जान तो बच गई, लेकिन वह मर गई। यह कहकर भैया फूट फूट कर रोने लगे। मुझे सुनकर बहुत दुख हुआ। मेरे भैया का कोई भी कसूर नहीं था। एक फालतू सी रस्म थी जिसकी वजह से ये तबाही मची थी। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस बेबुनियादी की रस्मों को लेकर? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए और कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।